चैट आएगा सर ना, चैट आएगा ना। प्लीज टेल मी अबाउट द ऑडियो वीडियो क्वालिटी। ऑडियो वीडियो कैसा मिल रहा है आप लोगों को? क्लियर है कि नहीं? ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियर मिल रहा है? प्लीज टेल मी सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। ओके, थैंक यू। Good evening and very welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World. This is your live science mentor Dr. Rajesh Tiwari. ऑडियो वीडियो आप लोग अच्छी मिल रही है? आप आई होप कि आप लोग बहुत ढंग से बिल्कुल हेल्दी वेल्दी खुश रहते हुए अपनी पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे और थोड़े से टिपिकल एंड टेक्निकल टॉपिक को अब आप इंजॉय करना भी शुरू कर दिए होंगे। ठीक है भी, सारी बातें बिल्कुल एबीसीडी टाइप हम लोग की चल रही हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने जो कल स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, उसमें एक क्रॉस नॉर्मल क्रॉस की हम लोगों ने बात किया था। उस पर हम लोगों ने देख लिया था कि किसी क्रॉस को कराएंगे तो उस क्रॉस में कितने तरह के गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, या उस क्रॉस में कितने तरह के F2 जनरेशन में प्लांट्स मिलेंगे चाहे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, वो सारी बात हम लोग देख चुके हैं। ऐसे ही कितने तरह के फिनोटाइप्स प्राप्त होंगे या कितने तरह के F2 जनरेशन में जीनोटाइप्स मिलेंगे, सारी बात हम लोग देख चुके हैं। और याद करिए, हमने अभी तक कोई हमने चेकर बोर्ड नहीं फॉर्म किया है, कोई हमने गैमेट नहीं बनाया है, कोई क्रॉस नहीं करी है, और बिना सब कुछ किए भी सारे आंसर हमने आपको निकाल के दिखा दिए। उसी की आपको जरूरत है। चेकर बोर्ड अगर बनाने थे बाप दादा के समय की कहानी है, वो सब का जमाना गया। फिर भी आप लोग उसको यूज करके आपने बीएससी एमएससी या इंटर आपने पास किया है, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेगी। किसी दिन हम भी, जिस दिन कम बोलने का मन रहेगा उस दिन आपको हम भी चेकर बोर्ड बना के दिखा देंगे, आप लोग जानते भी हैं। आज हम जल्दी से आपको थोड़ा सा हम गैमेट्स बनाना आपको हम सिखाने चल रहे हैं। आप लोग गैमेट बनाना जानते भी हैं, तो गैमेट कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे आपने टाइप ऑफ गैमेट देख लिया था कि कोई फिनोटाइप दिया हो तो कितने तरह का गैमेट बनाएगा, हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उस पर। ऐसे ही जीनोटाइप भी अभी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अगर कोई जीनोटाइप दिया है तो उसके द्वारा जो मान लीजिए 4 गैमेट बनाए जाएंगे, तो ऑल द 4 गैमेट्स फॉर्म होंगे, उसका जीनोटाइप क्या होगा। यानी हम गैमेट कैसे बनाते हैं, ये गैमेट बनाना हम लोग सीखने चल रहे हैं। आप लोगों को आता होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो तो आप देखिए जरा से यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जीनोटाइप है, वो जीनोटाइप ये है हमारा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी। ये आपका जीनोटाइप है। हमको इनके गैमेट बनाने हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मतलब करा चुका हूं, आप लोग इसका सही आंसर दे चुके हैं। जल्दी हमको बताइए कि इस जीनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म कितने तरह के गैमेट बनाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म विद दिस गिवन जीनोटाइप। जल्दी बताइए आपको, तो फिर मैं आगे पढ़ूंगा, आप गैमेट बनाना सिखाऊं इसमें। ये कितने तरह के गैमेट बनाएगा, जल्दी लिखिए आप लोग, नंबर बताना है। How many types of gametes will be produced by the plant with this genotype? चलिए कुछ आंसर आ भी गए, आई होप कि सही होगा। हाँ, वेरी गुड। वंदना, कल्पना, अनु, बिल्कुल ठीक है। 4 तरह गैमेट बनेंगे। क्या आप लोग इन गैमेट्स का जीनोटाइप लिख सकते हैं क्या? बताइए। ये जो गैमेट्स जो 4 टाइप्स के फॉर्म होंगे, क्या आप लोग इनका जीनोटाइप लिख सकते हैं? या ट्राई करिए, देखें। Write the genotypes of all the 4 types of gametes produced by the plant with this genotype. इस जीनोटाइप वाला प्लांट जो 4 तरह के गैमेट बनाएगा, उन चारों गैमेट के जीनोटाइप आपको लिखने हैं। आप आई होप कि लिख पाएंगे। देखिए, मैं एक आसान तरीका बताता हूं, क्या करिएगा, देखिए जैसा इस फर्स्ट पेयर पे जाइए और देखिए यहाँ पे कितने टाइप के एलील्स हैं, और जो भी एलील्स होंगे उनको अलग अलग लिख दीजिएगा, सेपरेट कर दीजिएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय मियासिस होती है,
और मियासिस क्या करती है, पेयर के जो एलील्स हैं उनको अलग अलग कर देती है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखिएगा, कैपिटल ए, यहाँ लिखिए कैपिटल ए और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ नीचे लिखिए स्मॉल ए, ऐसे लिखिएगा। हो गया। अब देखिए, अब ए से हमको फार क्या यहाँ पे लाइन खींचनी है, लाइन ड्रा करनी है। तो कितनी लाइन ड्रा करेंगे, तो ए के जो आगे जो ए का जो नेक्स्ट नेबरर है बी, इससे पूछेंगे तुम कितने टाइप के हो। तो अगर यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के होंगे तो मैं ए से 2 लाइंस ड्रा करूंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे खाली एक ही तरह खाली कैपिटल बी है, तो मैं यहाँ से सिंगल लाइन ड्रा करूंगा, यहाँ लिखूंगा कैपिटल बी, और जो ऊपर लिखूंगा वही मैं नीचे रिपीट करता जाऊंगा, सिंगल लाइन कैपिटल बी। ठीक है ना। अब बी के बाद कितनी लाइन ड्रा करेंगे, तो बी के नेक्स्ट नेबरर सी से पूछेंगे। तो सी देखिए एक ही तरह का है, तो आप सिंगल लाइन ड्रा कर यहां लिखिए सी और उसी को नीचे रिपीट कर दीजिए सी, कैपिटल सी। अब सी से कितनी लाइन ड्रा करेंगे, तो सी के अगले नेबरर डी से पूछेंगे। डी आपका 2 टाइप का है, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसलिए यहाँ पे 2 लाइंस ड्रा करिए, वन फॉर कैपिटल डी अनदर फॉर स्मॉल डी, उसी को नीचे रिपीट करिए कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ऐसे कर देंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद अब तो कोई बचा नहीं, एकदम लास्ट में आप आइए और एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से चलना शुरू करिए, जो जो रास्ते में मिले उनको लिखते जाइए। आप लोग शायद कुछ लोग लिख भी रहे हैं, आंसर देखता हूं अभी, और सबको लिखते जाइए। क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, एक गैमेट आपका ये हुआ, कैपिटल ए बी सी एंड डी। दूसरा यहां पर मिले, क्या मिलेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ए बी सी एंड स्मॉल डी, 2 हो गए। अब यहाँ जाइए, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ से लिए, तो स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, और हियर वी विल फाइंड स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल डी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल डी। यही आपके 4 गैमेट हैं, 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स यही हैं, ये 4 आपके गैमेट्स यही इनका जीनोटाइप है। आई होप कि आप लोगों ने भी यही लिखा होगा, देख लीजिए यही है। आई होप कि आप लोग यही लिखे होंगे। हाँ ठीक है, तो 2 लोगों ने लिखा है, इन लोगों के सही होंगे, सही है, ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह गैमेट जो होते हैं, गैमेट का नंबर निकालना और गैमेट बनाना आप आसानी से कर सकते हैं, किसी का भी, तो कोई भी जीनोटाइप लिखा हो गैमेट इजीली प्रोड्यूस या फॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग कर पा रहे होंगे। ठीक, चलिए एक और ले लेते हैं, एक और हम ले रहे हैं। ये हमारा जीनोटाइप है, एक तरह से क्वेश्चन समझिए है जीनोटाइप, ये क्वेश्चन हमारा है। आप इसमें से गैमेट बना के हमको बताइए। गैमेट हमारा ध्यान दीजिएगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, स्मॉल डी। पहले निकाल लीजिए कितने तरह के गैमेट बनाएगा, और उन गैमेट्स का यानी गैमेट्स बनाइए और जीनोटाइप लिखिए, जल्दी करिए। अभी आप लोगों में से 2 लोगों के यहाँ पे रिस्पांस आए थे और दोनों लोगों के सही थे, तो 2 लोग तो कर ही लेंगे। आई होप कि बाकी जितने लोग जुड़े हैं आप तो देख चुके हैं कैसे गैमेट बनाते हैं, तो इस बार आप सभी लोग गैमेट बनाइए। आप देख रहे हैं कि 4 टाइप के गैमेट यहाँ भी बनेंगे। अब 8 टाइप का भी क्वेश्चन लिया जा सकता है, लेकिन अब उसमें लंबा बनाना पड़ेगा, तो जो 4 टाइप का बना लेगा वो 8 टाइप का बना लेगा, क्या प्रॉब्लम है। बनाइए, जल्दी बनाइए। इस बार बनाइए। 2 लोग तो पिछले बार भी क्वेश्चन का सही आंसर किए थे, इस बार उनका सही होगा ही होगा। बाकी लोग भी इस बार ट्राई करिए। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, आप लोगों की एक शिकायत है कि गलत होने पे मैं डांट देता हूं। चलिए नहीं डांटूंगा। अब आप सभी लोग रिस्पांस एंड आंसर दीजिए। अब आप में से जो क्वेश्चन गलत करेगा उनको भी मैं नहीं डांटूंगा। डांटता क्या हूं यार, यही कह देता हूं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए वो भी हम नहीं कहेंगे, आप लोग ऐसे नर्वस मत होइए, और मेरी डांट फटकार को आप लोग अदरवाइज बुरा मत लीजिए। मेरी डांट फटकार सुन के ढेर सारे लोग IAS बन गए, है ना, क्योंकि हम IAS वालों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, ढेर सारे IAS PCS बन गए। और आप लोगों के जो CSIR है उसमें तो गिनना ही नहीं कितने हो गए, ढेर सारे डॉक्टर इंजीनियर कितने बन गए, उनकी कोई गिनती नहीं है। तो मेरे डांट को आप ऐसे अदरवाइज मत लीजिए, हम बड़े बड़े नोबल थॉट से हम आपको डांटते हैं, आपको अपना समझ के डांटते हैं कि भाई आप मेरी डांट सुन के ही सतर्क हो जाइए। चलिए वो भी नहीं करेंगे, आप लोग भी VIPs हैं भाई, वो भी नहीं किया जाएगा। करिए। अगर आप लोग क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे तभी मैं आपको डांटूंगा नहीं, इसलिए आप लोग अब डांट से मत डरिए, और जो आपका आंसर निकलता हो आप लिखिए और उसमें सुधार किया जाएगा।
चलिए, आई होप कि सब लोगों ने लिखा होगा। चलिए, बुरा लगता है तो हम क्या करें, नहीं बुरा नहीं लगता है, नहीं लगता है तो ठीक है, लगेगा तब भी आप क्या करें भाई, ठीक है, नहीं लगता है मेरी डांट आप लोग बुरा तो बड़ी अच्छी बात है, हम डांटेंगे भी नहीं, ठीक है ना। चलिए, आंसर तो मिल रहे हैं। वंदना गौरव, आपने 2 ही गैमेट बनाए हैं भाई, या देखिए 4 गैमेट बनेंगे ना इस बार, ठीक है। हाँ, ये कल्पना आपने बना लिया, ठीक है, 4 गैमेट बनेंगे ना। नंबर के काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही होगी, देखिए जैसा नंबर निकाल लिया जाएगा। अगर हम नंबर निकालें कितना गैमेट बनेगा तो बड़ा इजी है। यहाँ देखिए कई तरह के लेटर है, खाली स्मॉल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू, देखिए यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, 2 तरह के लेटर हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू, देखिए यहाँ पे खाली एक ही तरह का है होमोजाइगस है, वैल्यू होगी 1 इंटू, देखिए यहाँ पे 2 टाइप के लेटर हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी, वैल्यू होगी 2, कितना हो जाएगा 4। 4 तरह के गैमेट बनेंगे, है ना, 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे तो तय हो गया। अब वो चारों गैमेट क्या क्या होंगे, तो आप लोगों ने जो लोगों ने बनाया है सही बना है, बाकी लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। देखिए भाई, मेरे कहने का मतलब है जितने लोग भी जुड़े हैं उन सब लोगों को हमारे क्वेश्चन का आंसर जरूर ट्राई करना चाहिए, सही हो गलत हो आप आंसर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए अगर आप नहीं समझ पाए तो वो लिखिए कि हम नहीं समझ पाए, जरा उसको दोहराइए, हम रिपीट कर देंगे। देखिए कहा गया है कि किसी टीचर या किसी व्यक्ति द्वारा समझाई गई बात 100% बात 100% लोग समझ जाएं, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा, यानी लगभग वो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये भगवान ही करेंगे तो हो जाएगा। अगर भगवान 1 लाख लोगों को कोई बड़ी बात समझाना चाहे तो वो समझा सकते हैं, आदमी नहीं समझा सकता। तो मैं अपनी 100% बातें 100% लोगों तक समझा पाऊंगा पहली बार में, ये नहीं हो सकता। हो जाए तो बस, हो तो आप लोगों की क्रेडिट है, हमारी क्रेडिट नहीं है इसमें, ठीक है ना। अगर सब लोग समझ जाएं बहुत अच्छी बात है, उसमें आप लोगों की क्रेडिट है कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आपकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए इनकेस अगर एक आध लोग नहीं भी समझ पाते हैं तो उनके लिए चीजों को दोहराया जा सकता है, ठीक है ना। तो किसी भी बात को दोबारा पढ़ाने में, तिबारा तीसरी बार बताने में हमको कोई हर्ज नहीं है, हम बिल्कुल रिपीट कर देंगे, आप लोग बताइए तो सही। देखिए आप अगर मान लीजिए CSIR क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपके बस 2 ही टारगेट हैं, या तो आप रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, 2 ही है। तो मैं चाहता हूं कि आप जिस फील्ड में भी जाएं उस समय आपके पास जो जेनेटिक्स हो अनमैच्ड हो, अनलेबल्ड हो, आपके साथ में और जो कोई जाए तो बाकी टॉपिक को कितना जानता हूं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको अनपैरेलल अनलेबल्ड रहना चाहिए और आप रहेंगे भी। आप चाहे जेनेटिक्स पे जितनी भी वीडियो आपके पास अवेलेबल होंगी देख लीजिएगा, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो स्टाइल हमने आपको दिया है आप देखेंगे, आई होप कि रेयरली अवेलेबल होगी, तो निश्चित रूप से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बाकी लोगों से जेनेटिक्स बहुत अच्छा जानेंगे, और अगर जेनेटिक्स आप बहुत अच्छा जानते हैं तो फिर आपके पास ढेर सारे कैरियर ऑप्शन हैं। अगर आप सेलेक्ट हो गए गवर्नमेंट जॉब में चले गए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर हम लोगों जैसे गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं तो खूब स्कोप है। किसी भी नीट वाले इंस्टीट्यूट पे चले जाइए, किसी भी CSIR वाले में चले जाइए, TGT किसी सेंटर पे जाइए, खाली कह दीजिए कि मैं जेनेटिक्स पढ़ाता हूं, एक बार कह के देखिए, अगले वाली की निगाहें बदल जाती हैं, अरे यार जेनेटिक्स वाला आदमी, बुलाओ बुलाओ इसको, देखते हैं कैसा पढ़ाता है, तुरंत आपको काम मिलेगा। ये है जेनेटिक्स का कमाल। जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री में अगर आपकी ठीक ठाक, अगर आपने इसको मतलब अंडरस्टैंडिंग कर लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया, तो यार गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले यार, बस टीचिंग आपकी अगर हॉबी है तो बस आप कहीं चले जाइए, बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूट में, खाली कह तो दीजिए ना कि हमको जेनेटिक्स आती है, देखिए कैसा रिस्पांस मिलता है आपको। आई होप कि आप लोगों ने आंसर सही कर लिया होगा इसका। चलिए हम भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपने देख लिया वंदना। चलिए हम भी एक बार फॉलो कर दे रहे हैं ताकि जो लोग अभी भी नहीं समझ पाए तो फिर से दोबारा समझ जाएं। देखिए कैसे क्या करना है इसमें आपको, देखिए यहाँ पे पहले पेयर में खाली एक ही तरह का एलील है, खाली स्मॉल है ना। देखिए, डोंट काउंट द नंबर, जस्ट काउंट द टाइप ऑफ अलील्स। किसी पेयर में इसका नंबर मत गिनिए कि ये 2 बार स्मॉल ए लिखा है, नहीं, टाइप गिनिए, और टाइप तो खाली एक ही है ना, खाली स्मॉल ए है तो बस स्मॉल ए यहाँ पे लिख दीजिए, 2 बार नहीं लिखना है, 1 बार लिखना है। 2 बार हमने इसके पहले क्यों लिखा था, क्योंकि वहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए था,
तो अगर कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों रहता तो मैं दो बार, एक बार लिखता है कैपिटल, एक बार लिखता है स्मॉल ए। यहाँ तो खाली स्मॉल ए है तो हम लिखेंगे बस खाली स्मॉल ए। अब यहाँ से लाइन ड्रा करना है, फार्क ड्रा करना है, कितना ड्रा करूं? तो अगले पेयर बी से पूछेंगे। देखिए बी आपका दो तरह का है, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो हम यहाँ से दो लाइंस ड्रा करेंगे, वन फॉर कैपिटल बी, अदर फॉर स्मॉल बी। ये हमारा हो गया। अब बी से ड्रा करना है तो बी के आगे सी से पूछिए, सी केवल एक ही टाइप का है तो बस बी से सिंगल लाइन ड्रा करिए कैपिटल सी, वही नीचे रिपीट करिए कैपिटल सी। अब सी से कितना ड्रा करेंगे तो हम डी से पूछेंगे, राइट वाले से। तो देखिए डी आपका टू टाइप का है, यहां से टू लाइंस ड्रा करेंगे, वन फॉर कैपिटल डी, अदर फॉर स्मॉल डी, वही नीचे दोहरा देंगे कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। हो गया हमारा सारा काम। अब आप सिंपली क्या जाइए, बिल्कुल अब आप एक्सट्रीम राइट में आ जाइए, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से चलना शुरू करिए। जो लाइन जैसे गए जैसे जैसे गई वैसे वैसे आगे बढ़िए, इनको लिखते जाइए। तो क्या मिलेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, ये लिखा है देखिए, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, यही रास्ता है हमारा। तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, यहाँ मिल गया। यहाँ जाइए, यहाँ क्या मिलेगा, देखिए यही रास्ता यहाँ पर ऐसे मुड़ के गया है। स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी, देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी, दो मिल गए। थर्ड पे आ जाइए, यहाँ क्या मिलेगा, देखिए अभी रास्ता देखिए यहाँ पे गया हुआ है। यहाँ के रास्ता कहाँ है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से चलना शुरू करना है, राइट में हमको प्रोसीड करना है। तो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, यही मिलेगा ना। देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, तो स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, ये मिल गया। यहाँ पे आप आइए, यहाँ क्या मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी। देखिए यही आपके चार गैमेट्स हैं। और अब आप अपना आंसर मिला लीजिए भाई। यही आप लोग भी लिखे होंगे, फर्स्ट गैमेट, ये हो गया सेकंड गैमेट, ये हो गया थर्ड गैमेट, और ये हो गया आपका फोर्थ गैमेट। यही चार गैमेट यहाँ पर बनेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपना अपना मिला लीजिए, देख लीजिए, यही चार गैमेट हैं, यही आपका आंसर है। आई होप कि आप लोगों के आंसर बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे, ठीक है ना। आपके लिए मैं एक होमवर्क लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इस बार थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे दे रहा हूं, इस बार 8 गैमेट बनेगा, उसको भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोग कहेंगे एमएससी पास कर लिए, होमवर्क आपसे करा रहे हैं। हाँ करिए, फायदा देगा। होमवर्क, ये क्वेश्चन ये आपका है, क्या है देखिए, ये है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड कैपिटल ई स्मॉल ई। ये जीनोटाइप मैंने दिया, इसके आप लोग गैमेट्स आप लोग बना करके देख लीजिएगा। और अगर इसमें किसी को डाउट अगर होगा तो अगली क्लास में बताइएगा, उसको हम बना के दिखा देंगे आप। हालांकि अब जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जरूर आप इसको बना पाएंगे। तो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड कैपिटल ई स्मॉल ई, साफ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 8 टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बोर्ड भर जाएगा, बनाएंगे तो बन तो जाएगा ही। हालांकि मैंने 4 बना के दिखा, जैसे 4 बने वैसे आप 8 बना लीजिए। तो आई होप कि अब आप इस क्वेश्चन को घर जाके या इस क्लास के बाद आप इसको कर लेंगे। घर पे तो आप लोग ही यहाँ लेडी, आप इसको क्लास के बाद अवश्य आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही फिनोटाइप दिया रहेगा तो फिनोटाइप को जीनोटाइप में बदल लीजिएगा, वहां से गैमेट बना लीजिएगा, ठीक। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे यहाँ आ रहे हैं, और हमारा टॉपिक ये है, हम लोगों ने जो कल शुरू किया था टाइप्स ऑफ क्रॉस, तो हम लोग नॉर्मल क्रॉस स्टार्ट किए हैं, और नॉर्मल क्रॉस में ही आज हम आगे बढ़ने वाले हैं कि नॉर्मल क्रॉस के F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप्स मिलते हैं वो फिनोटिपिक रेशियोज क्या होती हैं और जीनोटिपिक रेशियो क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करने जा रहे हैं, हम F2 फिनोटिपिक रेशियो हम पहले निकालने जा रहे हैं, यानी कि टू फाइंड आउट द क्या हम निकालने जा रहे हैं, F2 फिनोटिपिक रेशियो हम यहाँ पे आज निकाल के आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए आप गैमेट बनाते हैं, चेकरबोर्ड बनाते हैं, और उसके बाद से काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग के बाद आप रेशियो निकालते हैं, क्या क्या रेशियो आएगी। मैं वो सब कुछ नहीं करने जा रहा, मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा, और फार्मूला यूज करके मैं रेशियो निकाल लूंगा। एक बात आप मत भूलिए, मैंने आपसे पहले दिन बताया था कि मेंडल की जो सक्सेस है उसके पीछे सीक्रेट क्या है, कि उनको मैथमेटिक्स आती थी, उनको अर्थमेटिक्स अंकगणित आता था, उनको प्रोबेबिलिटीज लॉ आते थे,
है ना, उनको डिफरेंट टाइप की वहां पर स्टैटिस्टिक्स आती थी। तो उसी लिए वास्तव में वो सफल हो गए, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट को लेकर के, वहां ढेर सारा उनको डाटा मिला और डाटा को उन्होंने एनालाइज कर लिया, उसमें रेशियो फाइंड कर लिया। अदरवाइज आप जानते हैं मेंडल कोई साइंटिस्ट नहीं थे। मेंडल के पहले ही कॉल र्यूटर नाम के साइंटिस्ट ने सेम पी प्लांट पे काम किया था, एकदम वैसे ही एक्सपेरिमेंट किया था जैसे मेंडल ने किया था, लेकिन कॉल र्यूटर केवल बॉटनिस्ट थे, वो बायोलॉजिस्ट थे, वो मैथमेटिशियन नहीं थे। तो कॉल र्यूटर को भी वो डाटा मिला होगा, लेकिन उस डाटा को जो कॉल र्यूटर ना तो एनालाइज कर पाए और ना वहां पे कोई कंक्लूजन ड्रा किए। तो वही एक्सपेरिमेंट करके कॉल र्यूटर को कुछ नहीं मिलता है, उनका नाम खाली हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। और वही एक्सपेरिमेंट वैसे ही करके उसी प्लांट पे करके जो मेंडल हैं वो फादर ऑफ जेनेटिक्स बन जाते हैं। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उनका मैथमेटिक्स का नॉलेज। तो थोड़ी सी मैथ्स अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से ट्रिकी वे में बहुत कम टाइम में हो जाएगा। बस एक फार्मूला देखिए। हाँ दिया, एक बात ध्यान दीजिए, जब तक हम लिखें ना या आपके क्वेश्चन में दिया ना गया हो कि ऐसा रिलेशन है, तो जब तक अदरवाइज रिलेशन मेंशन न किया गया हो तब तक आप क्या समझेंगे? तब तक हम मानेंगे कि डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ही है। तो हम इस समय जितनी बातें आपसे कर रहे हैं सब डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप मान के ही कर रहे हैं। यानी हम ये मान के कर रहे हैं कि हर कैरेक्टर के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव, है ना। अगर कोई दूसरा रिलेशन अगर होगा तो आपके क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि यहाँ पे को डोमिनेंस है, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कि सप्लीमेंट्री रिलेशन है, कि कंप्लीमेंट्री रिलेशन है, कि एपिस्टैसिस है, कि हाइपोस्टैसिस, मतलब जो भी होगा वहां पे लिखा रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में लिख के आएगा तब आप उसके आप एजम्पशंस फॉलो करेंगे, अदरवाइज आप हमेशा डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ही फॉलो करेंगे। अगर कहीं मेंशन किया है तो जैसा मेंशन किया वैसा हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तभी आप डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप मान के आप बात करिएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसके लिए छोटा सा फार्मूला आप याद करिए। वो फार्मूला ये है, F2 फिनोटिपिक रेशियो, F2 फिनोटिपिक जो रेशियो होती है, ध्यान दीजिए मैं फिर रिपीट करूं, मैं डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप वाली बात लेके ही ये रेशियो यहां पर मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं। ये क्या होती है? ये होती है 3:1 होता है कि पावर n, ये होता है 3:1 टू दी पावर n, ये होता है। आप n की बात आप जान चुके हैं। n क्या बताता है? कितने कैरेक्टर को लेके क्रॉस किया गया है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए n की वैल्यू, मोनो मतलब 1 होता है, डाई है, डाई मीन्स 2 होता है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ट्राई के लिए वैल्यू 3 हो जाएगी। तो उन वैल्यूज को हम कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। तो इस फार्मूले का यूज करके मैं आपको मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड तीनों के रेशियो में निकाल के आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद आप भी कहेंगे कि हमको भी ना तो गैमेट चाहिए और ना हमको कोई चेकर बोर्ड बनाना है, ना हमको कोई क्रॉस करानी है। बिना ये सब काम किए, बिना इसमें टाइम वेस्ट किए, अब वेस्ट कहो चाहे इन्वेस्ट कहो, हमारे हिसाब से वेस्ट ही है वो, बिना कोई टाइम बर्बाद किए हम डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इस फार्मूले का यूज करके हम क्या पाते हैं, हम निकाल लेते हैं। देख जाएगा साहब, मैं पहले F2 फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रहा हूं आपसे। देखिए F2 फिनोटिपिक रेशियो किसके लिए हम ड्रा करने जा रहे हैं? फॉर अ मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस। मैं MHNC की बात कर रहा हूं आपसे। मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस के लिए मैं F2 फिनोटिपिक रेशियो ड्रा करने जा रहा हूं। हमारे पास फार्मूला क्या, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फार्मूला ये है। ये क्या होती है? ये होती है, ध्यान दीजिए आप, 3:1 टू दी पावर n। तो अब बताइए, जब आपका ये मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस है तो मोनो का मतलब तो 1 होता है ना, इसका n की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3:1 टू दी पावर 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि आप मोनो हाइब्रिड, मोनो एम फॉर मोनो, मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस की आप बात कर रहे हैं। और मोनो का मतलब होता है कि इस क्रॉस में खाली एक ही कैरेक्टर यूज किया गया है। और आप जानते हैं जितने कैरेक्टर यूज किए जाते हैं क्रॉस में उतना ही हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस को कहलाता है। यहाँ पर मोनो हाइब्रिड नॉर्मल क्रॉस की बात की गई है, तो मोनो का मतलब होता है 1। तो n की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है 1। और आप जानते हैं किसी भी डिजिट के पावर 1 का मतलब होता है वही डिजिट, या किसी भी रेशियो के पावर 1 का मतलब होता है वही, है ना। तो ये क्या हो जाएगा?
ये हमारा 3:1 ही रहेगा, 3:1 रहेगा। तो आप लोगों में से कुछ लोग निकाले भी हैं, कोई बात नहीं। देखो भाई वंदना, अगर आपने अपनी गलती पहचान लिया और आपने उसको ठीक कर लिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए आप गलती करिए, हम गलती करें, बस ध्यान देना है गलती हमारी रिपीट ना हो। भाई कोई चीज अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमसे गलती थोड़ी होगी, कोई बात नहीं, हो रही गलती होने दीजिए, प्रयास करिए वही गलती फिर दोहराई ना जाए, ठीक है ना। तो गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। और एक जने का आंसर भी आ चुका है, कितना, 3:1। कल्पना ने आपने आंसर बिल्कुल ठीक लिखा है, 3:1, ठीक है ना। तो अब आप लोग कोई लोग निकाल सकते हैं ना, तो ध्यान दीजिए इसको निकालना भी सीखना है, इसको लर्न भी, रट भी लेना है, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। तभी हम रेशियो आपको निकाल के दिखा रहे हैं, इसके बाद इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। खाली रेशियो याद कर लेने से काम नहीं चलेगा भाई, है ना। इस पर देखिए हम आपसे आगे क्वेश्चन करवाएंगे, वो न्यूमेरिकल्स होंगे, तो इन्हीं रेशियोज का यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हाँ थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं, 3:1 का मतलब होता है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3%4 हो जाएगा ना। तो इसका सही सही मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए कि असल में 4 अगर प्लांट होंगे तो 4 में से जो 3 होंगे वो डोमिनेंट होंगे, 3 यहां पे होंगे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले, और जो 1 लिखा है, जो 1 होगा वो रिसेसिव कैरेक्टर वाला होगा। यही वास्तव में इसकी मीनिंग है। तो 3:1 का मतलब आप क्या समझेंगे, पहले दोनों को जोड़िए, 3 और 1 4, यानी 4 प्लांट अगर कहीं पर प्रोड्यूस होंगे किसी मोनोहाइब्रिड क्लास में, तो उस 4 में से 3 जो होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे, और जो 1 होगा वो रिसेसिव कैरेक्टर वाला, यही इसकी मीनिंग होती है, यही इसका मतलब होता है। और इसी बात को अगर आप समझते और जानते रहेंगे तो आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप फट से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पूछ लिया अगर हमने आपसे कि एक, देखिए इसी पर मैं एक जल्दी से क्वेश्चन आपसे करवा लेता हूं ताकि बिल्कुल हम लोग का पक्का हो जाए। चलिए बताइए आप लोग, मेरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए है, एक क्रॉस किया गया, मेल प्योर रेड फ्लावर कलर वाला प्लांट है, इसको क्रॉस कर दिया फीमेल प्योर व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से। हाँ एक बात देखिए, अब आपको बताने, आप जानते हैं सीएसआर क्वेश्चन काफी लंबे लंबे होते हैं ना, टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो टीजीटी पीजीटी में तो ये सब बहुत आसान है। टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन क्रैक करना जस्ट प्लेइंग विथ टॉयज या प्लकिंग द लो हैंगिंग फ्रूट्स, मतलब एकदम आसान होता है। टीजीटी पीजीटी ध्यान दीजिए, अगर मेरी क्लास आप ढंग से कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी में आप टॉप अप करने की बात सोचिए, जिन टॉपिक को हम पढ़ा देंगे उन टॉपिक क्वेश्चन की आपसे बात कर रहे हैं। सीएसआईआर में ध्यान दीजिएगा उसके क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना, वो पूरा लिखता है सेंटेंस में, पूरा 5-6 लाइन लिखता है तब जाके क्वेश्चन पूछता है। तो सीएसआईआर में थोड़ा सा देखिए भाई, हालांकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मालूम ही है, कई लोग तो क्वेश्चन की मीनिंग में ही फंस के रह जाते हैं कि आखिर में पूछ क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन की मीनिंग समझ गए तो आंसर निकालना बड़ा मुश्किल नहीं होता है। तो सीएसआईआर के कठिन होने का एक कारण ये भी है, कठिन होने का कारण ये है क्या, क्वेश्चन काफी लेंदी, बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब खूब कई लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं। और सीएसआईआर इजी भी है, क्यों इजी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ढेर सारे क्वेश्चन में से कुछ ही क्वेश्चन तो खाली करने होते हैं आपको, तो वहां ढेर सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो इसलिए वहां पे इजी भी है। तो दोनों बातें हैं, डिफिकल्ट भी है इजी भी है। तो जो लोग भाई कर लें, सेलेक्ट हो जाए, उनके लिए इजी है, और जो लोग फंसे हैं उनके लिए डिफिकल्ट है। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको वो एग्जाम डिफिकल्ट लगता है कि इजी लगता है, ठीक है ना। तो वहां पे पूरा लिखा रहेगा। तो क्वेश्चन मेरा क्या है कि वहां देखो क्या लिखा रहेगा, एक प्योर रेड फ्लावर कलर वाला प्योर प्लांट क्रॉस किया गया प्योर व्हाइट वाले फीमेल प्लांट से। इस क्रॉस को क्या किया गया, इस क्रॉस में जो F1 ऑर्गेनिज्म मिला इसकी सेल्फिंग की गई, ध्यान दीजिए पूरा लिखा रहेगा, सेल्फिंग की गई। इस सेल्फिंग के बाद यहाँ पे 800 यहाँ पे सीड्स मिले, अगर इन सीड्स को बो दिया जाए सोन, तो हाउ मेनी प्लांट्स विल बियर रेड फ्लावर, या हाउ मेनी प्लांट्स विल बियर व्हाइट फ्लावर, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। क्या रहेगा, देखिए, अ प्योर प्लांट फॉर रेड फ्लावर कलर वाज क्रॉस्ड विथ another pure plant for white flower color. The F1 progeny resulting from this cross was selfed to produce 800 seeds. If these seeds are sown, how many of them will germinate to produce red flower? Yeah, how many of them
विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस व्हाइट फ्लावर। यही बात है ना। ये देखो 4-5 लाइन में लिखा रहेगा, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। बस इन सारी लाइनों को अच्छा देखिए भाई, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देखिए। टीजीटी पीएचडी वालों को लंबा क्वेश्चन नहीं मिलता, बस 1-2 लाइन क्वेश्चन रहता हूं आप, तो वहां पे हर कोई समझ लेता है। वही सीएसआईआर में उसी क्वेश्चन को खूब लंबा सा पूरा एक्सपेरिमेंट ही लिख देगा पूरा 5-6 लाइन में और आगे पूछ लेगा। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि भाई F1 की सेल्फिंग से कौन F2 जनरेशन तो मिलती है। याद करिए, हम बात आपसे कर चुके हैं कि आप जानते हैं जो नॉर्मल क्रॉस में जहां से क्रॉस की शुरुआत होती है वो पेरेंटल जनरेशन होती है, और पेरेंटल जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग होता है वही आप जानते हैं आपका F1 होता है, और F1 की सेल्फिंग के बाद F2 ही तो मिलती है। इसका मतलब क्या है, ये सीड कहां के हैं, F2 जनरेशन के हैं, F2 जनरेशन का आपका सीड है। तो सिंपली F2 जनरेशन में समझिए यहाँ पे 800 सीड मिले। हाँ, अब इन्हीं सीड्स को अगर बो देंगे तो आपको बता देना है कि कितने प्लांट रेड फ्लावर कलर वाले होंगे और कितने प्लांट आपके व्हाइट फ्लावर कलर वाले होंगे। तो अधिकांश बात तो सब क्वेश्चन में लिखी है, थोड़ी सी बात आपको अपने हिसाब से करना है कि पेरेंटल जनरेशन के क्रॉस से F1 मिलती है और F1 की सेल्फिंग से हमेशा F2 मिलती है। तो F2 का मेंशन नहीं किया है, F2 अपने मन से आपको समझना पड़ेगा कि F2 जनरेशन ही है ये, ठीक है ना। तो इसमें अब 800 में से कितने होंगे रेड और कितने होंगे व्हाइट, तो इसके लिए सिंपल सी एक बात आपको समझनी है, सिर्फ एक बात समझनी है कि सिंपली ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या होती है, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होती है। और 3:1 क्या हुआ कि 3/4, 3/4 होंगे डोमिनेंट और 1/4 होंगे रिसेसिव। हम अभी तो एक्सप्लेन किए आपसे कि रेशियो क्या होती है, 3:1 होती है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 में से 3 मतलब क्या हुआ कि 3/4 कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, यही है ना। और 1 देखिए यहाँ पे एक खाली लिखा है, तो 4 में से 1 मतलब 1/4, 1/4 हमारे रिसेसिव होंगे। तो यही थोड़ा सा आपको बात समझना है, खाली रेशियो नहीं, रेशियो पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा हाइट देगा। और सीएसआईआर में तो यही पूछेगा, टीजीटी पीएचडी में ये भी पूछेगा सिंपलीफाई करके और रेशियो पूछेगा, लेकिन सीएसआईआर में रेशियो कभी नहीं पूछा गया है, न पूछा जाएगा। वहां पर तो भाई आपसे ऐसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछेगा, ढेर सारे 5-6 लाइन के क्वेश्चन लिखा रहेगा और आपसे पूछ लेगा कुछ। तो समझना, देखिए 3 1 4, 4 में से 3 यानी 3/4, 3/4 डोमिनेंट होंगे और 1/4 रिसेसिव होगा, ठीक। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों ने कुछ लिखा, जरा मैं आप लोगों का कमेंट देख लूं। कल्पना ने अपना आंसर दिया है, इनका है कि 800 में से 600 रेड होंगे और 200 व्हाइट होगा। कल्पना का आंसर आया है, आप लोग भी ट्राई करिए, 600 रेड आया है और 200 व्हाइट आया है इनका आंसर। अब देखिए, अब देखते हैं कैसा उनका सही है गलत है, अभी पता चल जाएगा। तो आपको 3:1 का मतलब समझना है कि 4 में से 3 1 4 4 होता है, 4 में से 3 3/4 आपका डोमिनेंट होता है और 1/4 आपका रिसेसिव होता है। तो करना क्या पड़ेगा कि जो टोटल सीड्स होंगे ना, टोटल सीड या प्लांट जो भी क्वेश्चन में दिया रहे, टोटल को इनके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करिए। डोमिनेंट का प्रोपोर्शन कितना होता है, 3/4, रिसेसिव कितना होता है, 1/4। इनका अपना इंडिविजुअल प्रोपोर्शन है, व्यक्तिगत पर्सनल यहाँ पर इनका प्रोपोर्शन है। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीड या प्लांट आपके क्वेश्चन में दिया गया हो, जैसे हमने 800 दिया है, उसको डोमिनेंट के प्रोपोर्शन 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर कलर। और जब उसी टोटल को, उसी 800 को जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, यू विल गेट द नंबर ऑफ प्लांट विद रिसेसिव यानी कि व्हाइट फ्लावर कलर। यानी क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ सीड दिया रहेगा चाहे प्लांट दिया रहेगा, उसमें से अगर उसको क्या करेंगे 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डोमिनेंट कैरेक्टर का नंबर मिल जाएगा, और 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिसेसिव का नंबर आपको मिल जाएगा। टोटल देखिए, हमने अपने क्वेश्चन में 800 लिखा है, अब आपके क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 800 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डोमिनेंट यानी कि रेड फ्लावर वाले प्लांट मिल जाएंगे, और इसी 800 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको रिसेसिव यानी कि व्हाइट फ्लावर कलर वाले प्लांट मिल जाएंगे। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। पूरी बात ऐसे ही लिखा रहेगा सेंटेंस में, उस सेंटेंस को चाहे तो 60 में से समराइज कर लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा,
और इसमें ध्यान देना है कि टोटल जो F2 जनरेशन में प्लांट या सीड हैं, इसको अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट का नंबर मिल जाएगा, और 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिसेसिव का नंबर मिल जाएगा। यही बात है ना। चलिए निकाल लेते हैं आंसर हम लोग। अब तो आप लोग भी निकाल लिए होंगे, अब तो निकाल लीजिए। चलिए, नंबर ऑफ प्लांट्स विथ रेड फ्लावर कलर, रेड मतलब डोमिनेंट ना, ध्यान दीजिए, रेड फ्लावर कलर। तो रेड फ्लावर जो कलर वाले हैं इनका कितना नंबर आएगा? तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ प्लांट इंटू क्या करेंगे, 3/4 करेंगे ना, 3/4। क्वेश्चन में टोटल लिखा रहा है, जैसे हमने लिखा था कितना, हमारा 800 था, तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 कर, कैसे कर देखिए, 4 से कट जाएगा ना, कैसे कटेगा, 4 दूना 8 होता है 2 और इंटू 20 200, तो 200 कितना आ जाएगा, 600 इतना मैथ आपको आती है, ठीक है ना भाई। 4 से काटिए, 4 दूना 8 हो जाता है, और 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ लगाइए, तो 200 इंटू 3 कितना आएगा, 600। आंसर आपका हो गया, ठीक है ना। तो टोटल को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ प्लांट्स विथ डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब रेड फ्लावर। इस तरह से अगर हमको रिसेसिव वाला चाहिए, आ जाइए देखिए, रिसेसिव वाला क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स विथ व्हाइट फ्लावर कलर। ध्यान दीजिए, व्हाइट आपका रिसेसिव है, व्हाइट हो चाहे कोई भी रिसेसिव लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख लीजिएगा अपना, विथ व्हाइट रिसेसिव फ्लावर कलर, रिसेसिव फ्लावर कलर। यहाँ क्या मिलेगा हमारा, तो यहाँ भी वही करेंगे, टोटल जितना क्वेश्चन में दिया रहेगा टोटल इंटू 1/4 करेंगे ना। हमारे क्वेश्चन में कितना दिया था, 800, तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, अगेन आप इसको काटिए, कितने से कटेगा, 200 से कटेगा, 200 इंटू कितना होता है, 200, 200। अब सभी लोग इसका आंसर भाई आप निकाल सकते हैं, कोई कंजूसी मत करिए, कोई लापरवाही मत करिए। जेनेटिक्स आप जब तक पढ़ें तब तक आप बिल्कुल मैथ्स के, फिजिक्स के या इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले जितने भी टॉपिक होते हैं उसके स्टूडेंट की तरह बिहेव करिए, पेन कापी लेके बैठिए। जब भी आप मेरे क्लास में बैठे तो पेन कापी आप लेके बैठिए, ठीक है ना, तो आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपके कमेंट देख लूं क्या आप लोग लिख रहे हैं। हाँ, वंदना का भी आंसर आ गया, अनु का भी आंसर आ गया, कल्पना ने तो पहले लिख दिया था, ठीक। तो भाई 3 लोगों ने, आप लोगों ने आंसर लिखा है और बिल्कुल आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। बाकी लोग लिख नहीं रहे हैं तो उनके बारे में हम क्या बताएं, आई होप कि उनका भी सही ही होगा। तो भाई देखिए, मेरे तरफ से आपके लिए बिल्कुल ओपन बात कही जा रही है कि अगर मेरी पढ़ाई बात आप समझ नहीं पाए तो आप बिल्कुल लिखिए, हम उसको दोबारा बताने को तैयार हैं, उस पर और भी क्वेश्चन कराने को हम तैयार हैं। एक बात देखिए जा साहब, अब देखिए एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर ये है, अगर ग्रुप में बैठे हैं लोग तो अब जिनको समझ में नहीं आया उसमें से अधिकांश लोग इस बात को कहते नहीं हैं, उनको लगता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, यार हम ही खाली गधे हैं क्या लग रहा है। अरे इसमें गधा, इसमें बहुत डफर और बहुत जीनियस बनने की जरूरत नहीं है भाई। आपको अपनी जीनियसिटी, अपना इंटेलिजेंस प्रूव करने का टाइम मिलेगा। एग्जाम हॉल में आप जब बैठेंगे, CSIR या बाकी जो भी TCTP जो भी आपका एग्जाम हो, तो वहां पे आप प्रूफ करिए ना, वहां पे हाई रैंक होल्ड करिए, अपने आप प्रूफ हो जाएगा आप बड़े इंटेलिजेंट है। क्लासेस में जब आप बैठिए तो बिल्कुल जो हकीकत है आप बताइए, अपने टीचर से शेयर करिए। टीचर आपका एकेडमिक डॉक्टर होता है और आपके जो डाउट्स होते हैं वो एकेडमिक डिजीज होती हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग एकेडमिक डिजीजेस के पेशेंट हैं, ध्यान दीजिए। तो पेशेंट का ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा, लेकिन डॉक्टर तब करेगा, कुछ तो अपना डायग्नोसिस की होती है। अगर मेरे सामने आप बैठे होते, ऑफलाइन क्लास होती तो हम तो डायग्नोज कर लेते, इतनी एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत लंबा टाइम हो गया पढ़ाते हुए। इस समय तो आप हमारे पास बैठे नहीं हैं, आप जानते हैं हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती हैं, और वो चेहरा पढ़ना बहुत ढंग से आता है। लेकिन ये बात तो तब ना होगी जब हमारे सामने आप बैठे होते, हम जान जाते कि हमारी बात कौन समझ पाया है कौन नहीं समझ पाया है, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस में, और मेरा ये जो गेस्ट है वो 100% सटीक होता है, कभी फेल नहीं होता है, जान लीजिए। हम जिसको हम कहते हैं कि आप खड़े हो जाइए, वो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वो नहीं जान रहे होते हैं। और उनको मैं फिर दोबारा बता देता हूँ,
इसीलिए ऑफलाइन का जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। हम जैसे टीचरों का ऑफलाइन का रिजल्ट इसलिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि क्लास में जो बैठे लोग होते हैं हम समझ जाते हैं कि कौन मेरी बात को समझ गया और कौन नहीं समझ पाया। तो जो नहीं समझ पाया उससे हम पूछ के या किस तरीके से करके उनको हम दोबारा बता के उनको हम जानने वालों में हम उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इस समय ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग हमारे सामने हैं नहीं, तो इसलिए भाई अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ध्यान दिए, कहा जाना नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, अब बॉल आपके पल्ले में है। अब आप जब लिखेंगे तो हम उसी को पढ़ के समझ जाएंगे और नहीं लिखेंगे तो हम कैसे समझेंगे। तो हमारी आपसे बहुत नोबल एडवाइस है, रिक्वेस्ट हम कर नहीं सकते भाई, क्योंकि रिक्वेस्ट में क्यों करूं, एडवाइस मेरी है कि आप में से जिनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही है वो अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखें। इस चक्कर में मत पड़े कि हम लिखेंगे कि हमारे समझ में नहीं आया या रिपीट कर दीजिए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी कोई बेइज्जती नहीं होती। हम क्लास में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर मेरी प्रॉब्लम ना होती और मेरे पास अगर जो मिनिमम डिग्री चाहिए अगर मेरे पास होती तो आज तक मैं सेलेक्ट हो गया होता। अगर मिनिमम डिग्री होने के बाद भी अगर मेरे पास सिलेक्शन नहीं है, इसका मतलब थोड़ा बहुत कहीं हमारे तैयारी में कमी है, उसी को पूरा करने हम आए हुए हैं। तो मेरी आप लोगों से बिल्कुल एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड एडवाइस यही है कि अगर आप में से किसी को भी बात कम समझ में आई किसी कारण से या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप जरूर लिखिए, कम से कम रिपीट वर्ड ही लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा भैया रिपीट करना है मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो बेसिक लेवल पे आप जरूर एक काम क्या करिए, बेसिक अगर हमारा क्लियर हो जाएगा तो आगे एडवांस वाली बातें तो क्लियर हो ही जाती हैं, हो जाएंगी। इसलिए आप लोग इस बात को, मेरी सलाह को बहुत सीरियसली लीजिए। और अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई आपको समझेगा नहीं, इनकी लग रहा है बुद्धि थोड़ी कमजोर है, एकदम कमजोर नहीं है। हाँ कमजोर है तो है भाई, हम जब एग्जाम आएगा तो मैं बताऊंगा मैं कमजोर हूँ बड़ा स्मार्ट हूँ। आपको अपना इंटेलिजेंस प्रूव करने का टाइम मिलेगा ना, तैयारी जम के करिए, एग्जाम में बैठिएगा वहाँ पे अच्छी रैंक लगा के दिखाइए कि देखो मैं इंटेलिजेंट आदमी था, वो तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था अपने डाउट को क्लियर करने के लिए। तो मेरी सब एक्सपीरियंसेस यही है, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। बाकी आप लोग खुद पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी बात आप सब जानते हैं, ठीक है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो क्या होती है, कैसे निकालते हैं, इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी बात मैं आज से आपसे कर रहा हूं वो ये बात मान के कर रहा हूं कि हमारा जो केस लिया गया है उसमें जो करेक्टर लिया गया है वो डोमिनेंट रिसेसिव वाला है, ठीक है ना। आगे चल के हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस की भी केस डील करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी बिल्कुल मेंडेलियन पे आप स्टिक करिए और उनके क्वेश्चंस आप देखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम डाई हाइब्रिड क्लास पे आते हैं। ये थोड़ा सा चूंकि डाई हाइब्रिड क्लास है तो डाई हाइब्रिड क्लास में आप जानते हैं जो रेशियो होती है, आप जानते हैं कितने तरह के प्लांट मिलेंगे भाई, जल्दी बताइए आप लोग। तो डाई हाइब्रिड क्लास में कितने तरह के प्लांट या फिनोटाइप्स मिलेंगे, जल्दी बताइए, मैं आपको फार्मूला बता चुका हूं, जल्दी बताइए आप लोग। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स विल अपीयर इन F2 जनरेशन ऑफ ए डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास। डाई हाइब्रिड नॉर्मल क्लास के F2 जनरेशन में कितने तरह के प्लांट मिलेंगे या कितने तरह के रेशियो मिलेंगे, सब एक ही चीज है, जल्दी बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। एक आंसर शायद आ गया, कल्पना का आंसर बिल्कुल ठीक है, 4 ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, 4 तरह के प्लांट मिलेंगे। बाकी लोगों की प्रॉब्लम क्या हो भाई, बाकी लोग भी अपना आंसर दीजिए ना। मेरा क्वेश्चन क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में कितने तरह के प्लांट मिलेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स विल अपीयर इन द F2 जनरेशन ऑफ ए डाई हाइब्रिड नॉर्मल का, यही क्वेश्चन था ना। तो कल्पना ने खाली अकेले आंसर क्यों दिया, बाकी लोगों क्यों नहीं आ रहा भाई। कल्पना ने तो नंबर भी दे दिया और रेशियो भी दे दिया, बाकी लोगों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, भूल गए रेशियो आप निकालना, क्या था याद करिए। नंबर, ये आपको क्वेश्चन, ये आपको मैं फार्मूला दे चुका हूं भाई, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, बल्कि F2 फिनोटाइप कर लीजिए, F2 फिनोटाइप्स क्या होता है, ये होता है 2 टू द पावर n, यही होता है ना, याद करिए। फिनोटाइप का नंबर क्या था 2 टू द पावर n और जीनोटाइप का था 3 टू द पावर n। अभी मैंने आपसे फिनोटाइप पूछा है तो 2 की पावर n करिए, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के n की वैल्यू 2 होती है ना भाई, डाई मतलब 2 होता है भाई, तो आप क्या करिए 2 की पावर यहाँ पे 2 कर दीजिए, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 एंड इट विल कम आउट टू बी 4, 4 होता है, ठीक है ना। तो बाकी लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, कल्पना ने तो जीनोटिपिक रेशियो भी लिख दिया है,
बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई कि अगर आपको ये फार्मूला याद है, ध्यान दीजिए, अगर आप ये फार्मूला जानते हैं टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप 2 टू द पावर n, तो क्या प्रॉब्लम है? 2 की पावर n मतलब 2 कहां से आया? तो जब डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं तो डाई में दो ही तो होता है, इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर 2 लग जाएगी, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 मिल गया आपका आंसर। तो भाई सभी लोग ऐसे आप निकाल लेंगे। और फार्मूला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल है, और यही टॉपिक क्यों, सारे टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो पीछे की बातें अगर हम पढ़ के आएंगे तो आगे की क्लास में हमारा रिस्पांस अच्छा रहेगा, और पीछे की बातें अगर हम भूल के आएंगे तो जो आगे क्लासेस चलेंगी वहां हमारा रिस्पांस बड़ा पुअर रहेगा। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं दिया, और कल्पना ने इसलिए दे दिया क्योंकि कल्पना को पीछे की बात याद थी, फार्मूला याद, उन्होंने निकाल लिया फट से, और आप लोग दोहरा के नहीं आए। तो अपनी स्टडी में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, हमको आगे पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक हमको पढ़ाया जा चुका है उसका सॉरी उसका रिवीजन बड़ा जरूरी है। तो रिवीजन भी आप लोग जरूर करिए भाई। तो पीछे की बातें आप दोहरा के आइए, अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्टिव एंड अलर्ट रहिए आप लोग, पीछे की बातें रिवाइज करके आइए, और अपनी स्टडी को दो पार्ट में बांटिए। एक तो वो जो कि रोज नया नया हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं, दूसरा पार्ट जो हमारा रिवीजन के लिए होगा। तो रिवीजन करने के लिए भी आपको ये सब करना चाहिए, ठीक है ना? तो आपका आंसर 4 होगा। ठीक, चलिए ठीक है। अब मैं इसकी रेशियो निकाल के दिखाता हूं आपको। तो रेशियो में ये निकल जाएगी F2 फिनोटिपिक रेशियो कितनी होती, क्या फॉर्मूला होता है, क्या लिखा गया था? 3:1 की पावर n लिखा गया था ना, यही था ना? किसके लिए? फॉर अ नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बात डाई हाइब्रिड की है, तो डाई मतलब दो होता है, यानी n की वैल्यू यहां दो हो जाएगी ना, n की वैल्यू यहां पर दो हो जाएगी। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करें, देखिए क्या लिखा जाएगा, 3:1 टू दी पावर, क्या लिखा जाएगा, 2। डाई हाइब्रिड क्लास है, और डाई के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। इसका मतलब क्या हो, देखिए जैसा आप लोग अपने हाई स्कूल क्लास में या और लोअर जूनियर क्लास में आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो आप इसी को a प्लस बी मान लीजिए, और होल स्क्वायर मतलब इसी को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यार थोड़ा टेम्परेचर घटाइए उसका, तो क्या हो जाएगा आपका 3:1 मल्टीप्लाइड बाई 3:1, यही ना भाई, 2 बार पावर लगा है तो 2 बार लिख दिया। अब इसी को मल्टीप्लाई करना आप सीख लीजिए, इसी को मल्टीप्लाई करना आप सीख लीजिए। कैसे करें, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। पहले इस 3 को, पहले इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, 9 आ गया इस 2। अब क्या करेंगे, इसी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब इस ब्रैकेट की जो दो डिजिट्स हैं 3 एंड 1, इसको इस डिजिट के दोनों जो यहाँ पे डिजिट है इस ब्रैकेट की, उनसे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करिए। तो पहले इस 3 को इस 3 से किया तो हमको 9 मिला, फिर 3 को इस 1 से करिए तो हमको क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 क्या मिलेगा, 3 हो गया इस 2। जो आपने काम 3 के साथ किया है वही काम यहाँ पे 1 के साथ करिए। तो क्या करेंगे आप, देखिए 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3, और इस 2 इसी 1 को आगे चल के फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 1। तो यही आपकी रेशियो होती है डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो, 9:3:3:1, 9:3:1 ये रेशियो होती है। देखा जाए और लोगों ने निकाला है, सारे कमेंट अभी कल्पना के ही आ रहे हैं, अभी आप लोग कमेंट नहीं दे रहे हैं। अभी आप लोग कमेंट नहीं दे रहे हैं भाई। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं भाई कमेंट लिखिए। अब तो आप कर ही सकते हैं ना,
इसको करने के बाद अब आप कर सकते हैं, थोड़ा टेम्परेचर घटाइए भाई, टेम्परेचर कम करिए, बड़ी गर्मी है, टेम्परेचर कम करिए, बड़ी गर्मी लग रही है। देखिए जैसे यहाँ पे तो 9331 रेशियो कैसे आप निकाल सकते हैं। अब इस 9331 का आपको यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने 3:1 के बारे में समझा, ये 3 किसके लिए है, डोमिनेंट के लिए है, और ये किसके लिए, रिसेसिव के लिए है। तो ध्यान दीजिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो बड़ी सिंपल रेशियो होती है, बस दो ही तरह के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डाई हाइब्रिड क्रॉस में ऐसा नहीं होता। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो यहाँ पे 9 मिला है, ये क्या है, ये 3 मिला है, ये क्या है, ऐसे ये वाला 3 क्या है और ये वाला 1 क्या है, ये सारी बातें हमको एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक बार आप क्या करिए, पूरी क्रॉस करा लीजिए। अच्छा, पूरी क्रॉस देखिए, अभी ये सब जो हम अभी आपको जो हमें सब फार्मूले बता रहे हैं, ये फार्मूले खाली आपको रेशियो दे रहे हैं, इसमें ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि 9 क्या है इसमें। अब देखिए भाई, आप देख रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो जितने भी प्लांट मिलेंगे इसमें 2 कैरेक्टर होंगे ना इसमें, तो ये 9 ये नहीं बता रहा है कि किस कैरेक्टर वालों का प्रोपोर्शन 9 होगा, किसका प्रोपोर्शन 3 होगा, किसका दूसरा वाला 3 होगा, किसका उन्हें सब नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, वो भी ट्रिक ही है, बिल्कुल बहुत सिंपल से ट्रिक है। उसमें सिंपली खाली आपको अगर गैमेट बनाने आता होगा, तो उस गैमेट को बना करके बिना चेकर बोर्ड बनाए, बिना क्रॉस किए, ये जो फिनोटिपिक रेशियो है, इस फिनोटिपिक रेशियो के साथ साथ फिनोटाइप भी लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मतलब फैसिनेटिंग तरीका है। वो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन देगा, वो फिनोटाइप भी बताएगा, वो फिनोटिपिक प्रोपोर्शन भी बताएगा, और वो फिनोटिपिक रेशियो भी बताएगा, सब बता देगा। तो देखिए वो बड़ा आसान, बहुत आसान है, लेकिन बहुत फंटास्टिक तरीका है, बहुत ही हमारे लिए यूजफुल है अपने एग्जाम के पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। देखिए जरा सा, मैं यहाँ पे क्रॉस लिख रहा हूँ, देखिए जरा सा, ये हमारा मेल ऑर्गेनिज्म है, ये मान लीजिए प्योर है फॉर रेड एंड टाल, रेड फ्लावर और टाल प्लांट हाइट के लिए प्योर है। क्योंकि नॉर्मल क्रॉस है तो अगला प्लांट जो फीमेल होगा वो भी हमारा प्योर ही होगा, लेकिन करेक्टर अपोजिट होंगे, कंट्रास्ट होंगे। तो रेड का कंट्रास्ट आप जानते हैं कि व्हाइट होता है, और टाल का आप जानते हैं कि ड्वार्फ होता है। तो सिंपली मान लिया डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने लिख दिया, ठीक है ना, एक क्रॉस हमारा हो गया। हमको F2 फिनोटाइप चाहिए, ध्यान दीजिए, हमको F2 फिनोटाइप चाहिए, और फिनोटिपिक हमको प्रोपोर्शन चाहिए, फिनोटिपिक रेशियो, ये सब कुछ चाहिए हमको। हमको F2 जनरेशन में जो जो प्लांट मिलेंगे उनका हमको करेक्टर चाहिए। ये फार्मूला जो अभी इसके ठीक पहले हम पढ़े हैं, उसने खाली हमको रेशियो बताया, ये रेशियो होगी 9331 रेशियो हो गई, लेकिन हमको जो 9 है वो किस करेक्टर वाले की का प्रोपोर्शन 9 है, किस करेक्टर वाले का 3 है, किस करेक्टर वाले का अगला 3 है, किस करेक्टर वाले का 1 है। मतलब हमको फिनोटिपिक रेशियो ही नहीं, हमको फिनोटाइप भी चाहिए। उसके लिए सिंपली क्या करिएगा, जो क्रॉस लिखी है ना, तुरंत क्या करिए, इसमें आ जाइए F1 पे, F1 जनरेशन में आप आइए, और F1 जनरेशन में दो बातें सिर्फ आपको याद करनी है। वो बात यह है कि F1 का प्लांट हमेशा ही हाइब्रिड होता है, F1 का प्लांट हमेशा ही हाइब्रिड होता है। और आप जानते हैं कि रिसेसिव कैरेक्टर कभी हाइब्रिड हो ही नहीं सकता, तो डोमिनेंट कैरेक्टर खाली हाइब्रिड होता है, आप जानते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर आप जानते हैं प्योर भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है, लेकिन एक लाइन ढंग से दिमाग में बैठा लीजिए कि रिसेसिव कैरेक्टर कभी हाइब्रिड नहीं हो सकते। रिसेसिव कैरेक्टर्स कैन नेवर बी हाइब्रिड। कभी भी आप हाइब्रिड व्हाइट नहीं लिखा पाएंगे ना, आप लिखेंगे, कभी भी आप हाइब्रिड ड्वार्फ नहीं पाएंगे, है ना, कभी भी आप हाइब्रिड रिंकल्ड नहीं पाएंगे, कभी भी आप हाइब्रिड टर्मिनल नहीं पाएंगे। हाँ, रेड को आप प्योर भी पाएंगे, हाइब्रिड भी पाएंगे, टाल आपका प्योर भी होगा और हाइब्रिड भी होगा। तो जितने कैरेक्टर डोमिनेंट होते हैं वो प्योर भी हो सकते हैं और हाइब्रिड भी हो सकते हैं, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर कभी भूल के भी हाइब्रिड मत लिखिएगा। तो मैंने क्या कहा कि F1 में दो बात हमको याद करनी है, एक तो F1 प्लांट हमेशा हाइब्रिड होता है, और दूसरी बात
कि F1 प्लांट जो होता है चूंकि हाइब्रिड है तो हाइब्रिड हमेशा डोमिनेंट होता है, यानी कि फ्लावर कलर में से व्हाइट नहीं, हमेशा यहाँ पे रेड आएगा, और प्लांट हाइट में से ड्वार्फ कभी नहीं आएगा, यहाँ पे टाल आएगा। और इसी को तो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, याद करिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही तो है कि F1 में सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही आते हैं, रिसेसिव नहीं आता, यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो F1 आप लिख लिया। अब आप जानते हैं कि इस F1 की सेल्फिंग करा के हमको F2 मिलती है। तो जो आप यहाँ पे सेल्फिंग कराने वाले हैं ना, सेल्फिंग, तो सेल्फिंग के लिए तो आपके पास गैमेट बनाइए, फिर चेकरबोर्ड बनाइए, बना के सारे प्लांट को अलग अलग काउंट करिए, फिर रेशियो में अरेंज कर, दुनिया भर का काम है। कुछ मत करिए, मेरी बात सुनिए, क्या करना है। सेल्फिंग के लिए सिंपली आप क्या करिए, इनका गैमेट बना दीजिए। और गैमेट के लिए क्या करना पड़ेगा, रेड एंड टाल जो फिनोटाइप लिखा है इसका लिख दीजिए जीनोटाइप। और मैं आपको बता चुका हूं कि हाइब्रिड का जीनोटाइप हमेशा हेटेरोजाइगस होता है ना, यानी हर पेयर का एक एलील डोमिनेंट होगा और एक होगा रिसेसिव। तो अपने मन से चुन लीजिए, मान लीजिए फ्लावर कलर के लिए हमने आर चुन लिया और प्लांट हाइट के लिए हमने टी चुन लिया, ये हो गया ना। तो अगर फ्लावर कलर के लिए आर है, प्लांट हाइट के लिए टी है, तो सिंपली क्या करिए, इसका जीनोटाइप लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप होगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। याद करिए, हमने बता दिया था, बहुत पहले हम देख चुके हैं, शायद हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे कि हमेशा जो हाइब्रिड होता है वो हेटेरोजाइगस होता है। मतलब इसके लिए जो भी आप लेटर लिखेंगे, एक रहेगा डोमिनेंट एंड कैपिटल, एक रहेगा स्मॉल। तो आपका ये हाइब्रिड रेड हो गया, ये हाइब्रिड आपका टाल हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने गैमेट बनाना सीखा है, काउंटिंग हम लोग कर चुके हैं। भाई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, तो 2 इंटू कितना 4, 4 तरह गैमेट बनेंगे। तो फटाफट क्या करिए, बिना कुछ सोचे समझे ये चारों तरह के गैमेट आप बना लीजिए। ये चारों तरह गैमेट आप यहाँ पे लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, तो आप गैमेट बनाएंगे, क्या मिलेगा, एक बार दोनों कैपिटल लिख दीजिए, कैपिटल आर कैपिटल टी, एक बार कैपिटल आर के साथ स्मॉल टी कर दीजिए, अगली बार इसका उल्टा कर दीजिए, स्मॉल आर के साथ कैपिटल टी कर दीजिए, और अगली बार दोनों ही स्मॉल कर दीजिए। आप गैमेट बना के देखेंगे, यही तो चार आप पाएंगे, बन गया गैमेट। और गैमेट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, हमने आपको जो तरीका बताया था आज, वो कभी फेल नहीं होगा। आप गैमेट बनाइएगा। हाँ, गैमेट में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी और हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। जो गैमेट आपने बना लिया ना, जो बताया था, वो खाली मेंडेलियन जेनेटिक्स के लिए है। जब आप मॉडर्न में जाएंगे तो वो तरीका काम नहीं करेगा। लिंकेज, लिंकेज में गैमेट ऐसे नहीं बनेंगे। उसका तरीका क्या, उनका प्रोपोर्शन क्या है, हम लोग आगे क्लास में जब लिंकेज पढ़ेंगे बताएंगे आपको। अभी तो प्रेजेंट टाइम में आप ये मान के पढ़ रहे हैं कहीं कोई लिंकेज उंकेज नहीं है, हम मेंडल को भी पढ़ रहे हैं। तो ये चारों गैमेट आप बना लिए। अच्छा, क्योंकि लेटर आपने खुद सेलेक्ट किया है, आर किसके लिए है, फ्लावर कलर के लिए है, कैपिटल आर किसके लिए है, रेड के लिए, स्मॉल आर व्हाइट के लिए, कैपिटल टी टाल के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। यही हम जानते हैं ना कि जो डोमिनेंट जो जो कैपिटल लेटर होती है वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द कैरेक्टर के लिए होता है। तो फ्लावर कलर में रेड डोमिनेंट है, तो कैपिटल आर रेड के लिए है, स्मॉल आर व्हाइट के लिए है, कैपिटल टी टाल के लिए है, और स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। यही होता है ना, आप जानते हैं। तब बताइए कि क्या हम इसका फिनोटाइप नहीं लिख सकते, साफ साफ दिख तो रहा है भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखिए, कैपिटल आर मतलब क्या हो गया, रेड, ये आपका हो गया रेड, और कैपिटल टी टाल, रेड एंड टाल हो गया, रेड एंड टाल हो गया, रेड एंड टाल। देखिए यहां क्या मिलेगा, कैपिटल आर मतलब क्या हो गया, रेड, और स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ होता है, आप जानते हैं, रेड एंड ड्वार्फ हो गया, यही ना। ठीक है, क्या मिलेगा, स्मॉल आर किसके लिए है, व्हाइट के लिए, आप जानते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा व्हाइट, और कैपिटल टी मतलब क्या होता है, टाल, व्हाइट एंड टाल हो गया। यहां क्या मिलेगा, स्मॉल आर व्हाइट, स्मॉल टी ड्वार्फ, ये मिलेगा आपको व्हाइट एंड ड्वार्फ, व्हाइट एंड ड्वार्फ हो गया फिनोटाइप। देख लीजिए, हमने कोई क्रॉस नहीं कराया, हमने कोई चेकर बोर्ड नहीं बनाया, लेकिन जो F2 जनरेशन आपका है, यही F2 जनरेशन है। F2 का हमने फिनोटाइप लिख दिया। हाँ, इतनी बात अवश्य याद रखना है आपको कि जो कैपिटल लेटर है वो कैरेक्टर का डोमिनेंट फॉर्म है। मतलब जो कैपिटल आर है वो रेड के लिए है, जो स्मॉल आर है वो व्हाइट के लिए है, जो कैपिटल टी है वो टाल के लिए है, जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फ के लिए है। ये बात आप जानते हैं, हाई स्कूल में सारी बात आपने पढ़ा था, याद करिए। हाई स्कूल में पढ़ा, इंटर में पढ़ा, बीएससी में पढ़ा, एमएससी में आप कई बार पढ़ोगे भाई, आप तो कोचिंग में पढ़ रहे हो, कई बार हो गया आपका। ये आपका हो गया फिनोटाइप, हमें आप लिख चुके हैं।
अब हमको फिनोटिपिक रेशियो चाहिए, रेशियो याद करिए, अभी हमने कहा था 3:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो बताया 3:1, उसका हमने मतलब बताया था कि जो 3:1 में 3 है, देखिए ऐसे लिखा था ना, याद करिए, हमने लिखा था 3:1, इसका मतलब बताया था 3 1 4, यानी कि जो 3/4 होता है वो डोमिनेंट के लिए है और जो 1/4 है ये रिसेसिव के लिए, यही बताया था ना मैंने आपको अभी अभी, यही बात याद रखिए। हर डोमिनेंट एलील की, हर डोमिनेंट कैरेक्टर की F2 फिनोटाइपिक रेशियो फाइंड करने में जो वैल्यू होती है वो 3/4 3/4 होती है। हर कैपिटल लेटर की वैल्यू 3/4, हर स्मॉल लेटर की वैल्यू होती है 1/4। रट लीजिए, पूरी व्याख्या आपके सामने है भाई। हर डोमिनेंट कैरेक्टर की वैल्यू 3/4, हर रिसेसिव की 1/4। रट लीजिए, कई बार मैंने बोल दिया, आपको रट हो गया होगा। तो अब ध्यान दीजिए जरा सा, अब फट से आप यहीं पे आ जाइए, तो निकालते हैं आप, चलिए। तो देखिए यहां क्या लिखा है, कैपिटल आर मतलब 3/4 इंटू कैपिटल टी 3/4, कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा कितना, 3 इंटू 3 9, 9/16, 9/16, ये आपका हो गया। रेंटाल कितने हो जाएंगे, 9/16, ये इनका न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन हुआ। मतलब क्या हुआ, कुल 16 प्लांट अगर मिलेंगे तो 16 में से 9 प्लांट जो होंगे रेड एंड टाल वाले होंगे। यानी अगर पेयर में दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट लिखे गए हैं तो इसकी न्यूमेरिकल जो प्रोपोर्शन होता है 9/16 होता है। यहां पे आ जाइए, ये तो खुद कर सकते हैं ना, क्या होगा, कैपिटल आर में डोमिनेंट है क्या मिलेगा 3/4 इंटू स्मॉल कितना मिलता है 1/4, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू 1 3, अब आई 4 इंटू 4 16, 3/16 हो गया ना, 3/16 ये हो गया हमारा। इस पर आ जाइए, व्हाइट एंड टाल पे, स्मॉल आर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू कैपिटल टी कितना होगा 3/4। इतनी सी बात याद रखो भैया कि बस स्मॉल लेटर की वैल्यू 1/4, कैपिटल लेटर की वैल्यू 3/4, इनको गुणा कर देना है और 1 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 3 और 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 3/16 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार यहां देखिए आप क्या मिला, व्हाइट एंड डार्क दोनों स्मॉल हैं, स्मॉल आर स्मॉल टी, तो स्मॉल आर की वैल्यू 1/4 इंटू स्मॉल टी की वैल्यू अगेन 1/4, क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा 1/16, यही मिलेगा ना, देख लीजिए। रेशियो अगर आप निकालेंगे तो खाली ऊपर जो है वो देखिए 9:3:3:1, यही था आपका, यही था ना, 9:16 छोड़ दिए नीचे वाला, ऊपर वाला देखिए 9:3:3:1 रेशियो मिल गई। लेकिन रेशियो रेशियो जो टीजीटी पीजीटी जब आप देने बैठेंगे तो रेशियो रट के जाइए, हालांकि रेशियो सबको रटी होनी चाहिए, रेशियो निकालना भी सीखिए, रेशियो आप रट भी डालिए, ताकि अगर खाली रेशियो ही पूछा जा रहा है तो फट से क्वेश्चन अपना टिक करिए, आगे बढ़िए और मार्कशीट पे अपना ब्लैंक कर लीजिए, जैसा भी करने कहा जा रहा है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल अगर आपको ब्रेक करना है तो न्यूमेरिकल ब्रेक करने का जरा सा मतलब समझिए। मतलब यहां पे है कि अगर हमसे ऐसा प्लांट पूछा गया है जिसमें दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट हैं, रेड एंड टाल, है ना, या कोई भी हो, आप जाने मेंडेलियन जो एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर लिए गए थे ना, 7 आप रट डालना भाई, पी प्लांट के ऑल द 7 कैरेक्टर हमको रटे होने चाहिए, एकदम हमारे मतलब टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए, है ना, टिप पे होना चाहिए हमारे, जान दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से क्या समझे कि अगर दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे तो 9/16 इसका प्रोपोर्शन है। अगर आपको लगता है कि कैरेक्टर में से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, देखिए ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, यहां देखिए ये रिसेसिव एंड डोमिनेंट है, तो जब दो में से एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी 3/16 आती है, ध्यान दीजिएगा, ये बात समझिए। जो भी कैरेक्टर आपसे पूछा गया है अगर उसमें से दोनों को दोनों डोमिनेंट होंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू 9/16 आएगी। अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है या एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है तो आप क्या करेंगे 3/16 इसकी रेशियो याद कर लीजिए। कैसे निकला आपके सामने सारी बात है। और अगर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जिस प्लांट के बारे में हमसे पूछ रहा है अगर उसके दोनों ही कैरेक्टर रिसेसिव हैं तो अगर दोनों ही कैरेक्टर रिसेसिव होंगे तो न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन इसका 1/16 होगा। ठीक है ना। तो अगर ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ जाए कि असल में इसको कहते हैं हम लोग डबल डोमिनेंट,
डबल डोमिनेंट ये है, और एक ऐसा आपका है डबल रिसेसिव। देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, इसको डबल रिसेसिव कहते हैं। इसमें जिसे दोनों डोमिनेंट, इसको हम लोग डबल डोमिनेंट कहते हैं। और ये जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं असल में, अब अगली क्लास में हम आपको इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में दिखाएंगे, है ना, उसकी थोड़ी एनालिसिस और की जाएगी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूमेरिकली इतना पर्याप्त है कि ये दोनों जो होते हैं रिकॉम्बिनेंट होते हैं। ध्यान दीजिए, रिकॉम्बिनेंट। तो क्वेश्चन में सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, डबल डोमिनेंट, डबल रिसेसिव। तो जो डबल डोमिनेंट और डबल रिसेसिव होते हैं इनको चेक करिए। ये डबल डोमिनेंट रेडेंटाल देखिए पेरेंट में है, चेक करिए, देखिए पेरेंट में है रेडेंटाल। देखिए जो डबल रिसेसिव व्हाइट एंड ड्वार्फ देखिए पेरेंट में है ना। तो जो डबल डोमिनेंट और डबल रिसेसिव है ये सब पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, ये सब पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं। यानी F2 जनरेशन के वे कैरेक्टर जो पेरेंटल जनरेशन में होते हैं। देखिए यही तो आपका पेरेंटल जनरेशन P1 है, ठीक। तो हमने क्या कहा, हमने कहा F2 जनरेशन के वे कैरेक्टर जो पेरेंटल जनरेशन में होते उसे कहते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो जब पेरेंटल कॉम्बिनेशन पूछेगा क्या करेंगे, इसको डबल डोमिनेंट को और डबल रिसेसिव को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये भी पेरेंटल है और ये भी पेरेंटल है। तो पेरेंटल का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, डबल डोमिनेंट का 9/16 और डबल रिसेसिव का 1/16, जोड़िए 10/16 हो जाएगा। तो जब आपसे डबल डोमिनेंट खाली पूछे तो 9/16, डबल रिसेसिव पूछे 1/16, पेरेंटल पूछे तो 9/16 प्लस 1/16 10/16। और ये सब क्या है, ये सब रिकॉम्बिनेंट है ना, ये सब रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट क्यों है देखिए जैसा, अगर आपको रेड एंड ड्वार्फ चाहिए तो कहां से मिलेगा, देखिए जैसा। अब जाइए पेरेंटल जनरेशन में, तो रेड कहां मिलेगा, देखिए रेड आपका मेल में है, देखिए जैसे इसको, रेड कहां पर है, मेल में है, रेड मेल में है। लेकिन ड्वार्फ कहां पर है, देखिए फीमेल में है ना। तो रेड एंड ड्वार्फ कब आप पाएंगे, रेड एंड ड्वार्फ तब मिलेगा जब पेरेंट में से मेल पेरेंट से रेड आए और फीमेल पेरेंट, देखिए फीमेल पेरेंट है आपका, फीमेल पेरेंट देखिए, फीमेल पेरेंट से ड्वार्फ आए, तब मिलेगा रेड एंड ड्वार्फ ना। यानी F2 जनरेशन में ये वाला कॉम्बिनेशन पाने के लिए हमको मेल और फीमेल के कैरेक्टर को रिकंबाइन करना पड़ेगा। इसी तरह से याद करिए, अगर आपको व्हाइट एंड टाल चाहिए तो व्हाइट कहां पर, देखिए व्हाइट कहां पर है, देखिए व्हाइट आपका फीमेल में है, टाल कहां पर है, देखिए टाल आपका मेल में है, ठीक है ना। तो व्हाइट एंड टाल भी आपको जानते हैं, व्हाइट एंड टाल भी तब मिलेगा जब फीमेल और मेल के कैरेक्टर को रिकंबाइन करेंगे। और इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हम क्या लिखते हैं, इन दोनों को हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं रिकॉम्बिनेंट। ये क्या है, ये सब हैं रिकॉम्बिनेंट, ए भी और ए भी, ये रिकॉम्बिनेंट हैं। एक ऐसा है, ये है डबल डोमिनेंट पेरेंट में, यहां लिख रहा हूं देखिए ध्यान सा, ये है डबल डोमिनेंट पेरेंट है, ये पेरेंटल। ये क्या है, ये आपका है डबल रिसेसिव पेरेंटल। ये क्या है ध्यान दीजिएगा, ये आपका है डबल रिसेसिव पेरेंटल। ध्यान दीजिए पेरेंटल है ये, पेरेंटल। तो डबल रिसेसिव पेरेंटल पूछेगा रेशियो 1/16, डबल डोमिनेंट पेरेंटल पूछेगा 9/16, पेरेंटल पूछेगा दोनों को जोड़ देंगे 10/16, रिकॉम्बिनेंट पूछेगा तो आपका 3/16 प्लस 3/16 ना, यहाँ पर 6/16 आ जाएगा। तो मैंने पूरे क्लास की एनालिसिस कर दिया है ना, किसको पेरेंटल कहते हैं, किसको रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, क्यों पेरेंटल कहते हैं, क्यों रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, किसका प्रोपोर्शन कितना आएगा, सारी बातें आपके सामने हैं। यानी हमने बिना कोई क्रॉस कराए, बिना कोई चेकर बोर्ड बनाए, हमने F2 जनरेशन के सारे फिनोटाइप लिख दिए, हमने उन सबके क्लासेज लिख दिए, उनके हमने कैरेक्टर लिख दिए, उनके हमने इंडिविजुअल हमने प्रोपोर्शन लिख दिए, और पूरा का पूरा हमने फिनोटाइप भी निकाल लिया। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। तो बस आज हम क्लास यहीं पर रोकेंगे, अगली क्लास में इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर सबके प्रोपोर्शन अगर आपको ढंग से याद रहेंगे, पूरी क्लास के एनालिसिस है भैया, ये वीडियो आपके पास रिकॉर्ड में मिली जाती है। जरा इस वीडियो को, आज की क्लास को, स्पेशली जो अभी हमने क्लास को हमने जो डिस्कस किया है अभी, इसको जरा दोबारा भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और दोबारा देख के सारी बातें समझिए, और रिकॉम्बिनेंट कौन होता है, पेरेंटल कौन होता है, किसका प्रोपोर्शन कितना आता है, ये सब आप जरा सा बिल्कुल याद करके अगली क्लास में आप बैठेंगे
तो अगली क्लास में इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे थोड़े से आप तो लंबे हो जाएंगे भाई, डाई हाइब्रिड क्लास है, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो हालांकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन बड़ा मतलब रेशियो खाली पूछ लिया मेनली, अधिकांश बार खाली रेशियो पूछ लेता है, कभी कभी न्यूमेरिकल थोड़ा सा इबारती वाला पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है अगर थोड़ा कभी, तो भी बड़ा आसान सही रहता है। लेकिन वही जब CSIR में इसी बात को पूछेगा तब क्या करेगा, तब पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट 8-10 लाइन में लिख देगा और उसी 8-10 लाइन में तमाम लोग उलझ के रह जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, अगर आप टीजीटी पीजीटी वाले हैं तब तो क्या करिए, सिंपल सा पढ़ करके खूब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, खूब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना। और टीजीटी पीजीटी वाले क्या करेंगे, आप जानते हैं कि आप अपने सिलेबस का एक भी टॉपिक छोड़ते नहीं हैं। तो टीजीटी पीजीटी CSIR में मेन डिफरेंस ये होता है कि टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी होती है वो कैसी होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है लेकिन कुछ छोड़ना नहीं है। CSIR में क्या है, CSIR में आप 50% सिलेबस यहाँ छोड़ सकते हैं, है ना, 50% सिलेबस, लेकिन वहाँ पे वर्टिकल तैयारी होती है, मतलब डेप्थ में जाकर तैयारी करना पड़ता है। ये सब आपके डिफरेंसेस आप जानते नहीं, मैं थोड़ा आपको बता भी देता हूँ। तो जरा सा इस क्लास की हमने एनालिसिस किया है, इसकी आपके पास रिकॉर्डिंग हो ही जाएगी, आप इसको दोबारा देखिएगा, एक एक बात को देख के आप लोग आएंगे। तो अगली क्लास में इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस पर हम प्रयास करेंगे कि 3-4 न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे आपसे हम शेयर करें, आपके साथ हम सॉल्व करें, इस आपसे सॉल्व कराएं, ताकि आपको इस पर बिल्कुल मास्टरी हो जाए। और इसी पर जो मास्टरी अगर आपने कर लिया तो मेंडेलियन जेनेटिक्स का बिल्कुल बैकबोन जो है वो आपके कमांड में आ जाएगा, ठीक है ना। इस उम्मीद के साथ कि आज आपकी क्लास को ढंग से आपने समझा होगा, एंजॉय किया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो दोबारा आप इसको, इस रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वीडियो को दोबारा देखिएगा। उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो मैंने आपसे कहा है कि अगले क्लास में अपने डाउट आप जरूर हमारे साथ शेयर करिए, आप चैट में बताइए, ताकि उस आपके डाउट को दोबारा हम डिस्कस करके उस डाउट को दूर कर सकें। ठीक, चलिए आज के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।